हेलो दोस्तों, आज हम आगामी लोअर पीसीएस के लिए जो आपदा प्रबंधन का सेक्शन है उससे संबंधित एक एक्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एनडीएमए एक्ट 2005 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उनकी धाराएं और उनकी उपधाराओं से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को संक्षेप में और केवल उन्हीं धाराओं को जो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम देखेंगे। इससे होगा ये कि आप सब लोगों को पूरा आपदा प्रबंधन अधिनियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे आपके समस्त प्रश्न जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो आपको पता है कि 2004 में सुनामी आती है हिंद महासागर में। 2004 में एक सुनामी आती है जिसमें करीब करीब 3 लाख लोगों की असामयिक डेथ होती है। उसी के बाद से हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम और आपदा से संबंधित सजग और तैयारी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई ताकि आपदा से होने वाली हानि से बचा जाए। तो इसी के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया 2005 में, जिसकी प्रभावी होने की जो तिथि है वो क्या है, 23 दिसंबर 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से प्रभावी हुआ? 23 दिसंबर 2005। अब हम जानते हैं कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में। तो आपदा प्रबंधन की जो धारा 1 है वो शीर्षक के बारे में बात करता है। किस शीर्षक के बारे में बात करता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात करता है। फिर इसकी धारा 2 में क्या है? इसके धारा 2 में विभिन्न जो प्रावधान हैं इस अधिनियम में उससे संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? परिभाषाएं। जैसे कि आपदा प्रबंधन की धारा 2 की उपधारा ए, इसमें क्या दिया गया है? प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा। क्या दिया गया है? प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा। प्रभावित क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र या उसका कोई भी भाग जो किसी आपदा से प्रभावित हो या प्रभावित होने की आशंका हो। तो इसे किस धारा में परिभाषित किया गया है? आपदा प्रबंधन की धारा 2A। इसी प्रकार धारा 2 उपधारा D में क्या परिभाषित किया गया है? आपदा क्या होती है? तो आपदा क्या होती है? प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न ऐसी स्थिति जिससे जीवन की हानि, मानवीय पीड़ा, संपत्ति तथा पर्यावरण का नुकसान होता है और जो सामान्य क्षमता से बहुत अधिक हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। इसी प्रकार जो अगली धारा है वो क्या है? 2 उपधारा ई। इसमें किसको परिभाषित किया गया है? आपदा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? एक निरंतर और समन्वित प्रक्रिया जिसमें खतरे का आकलन हो, रोकथाम, जोखिम में कमी यानी कि मिटिगेशन, क्षमता निर्माण, तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभाव का आकलन, बचाव, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण से संबंधित प्रावधान को आपदा प्रबंधन कहते हैं, ताकि आपदा को रोका जा सके। अगर आपदा आ जाए तो उसमें कम से कम नुकसान हो, और अगर आपदा आई है तो उसके बाद त्वरित रूप से प्रतिक्रिया करते हुए
कम से कम नुकसान हो सके, और एक सिद्धांत है बिल्ड बैक बेटर, एक इस प्रकार से पुनर्निर्माण हो जिसका संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे निर्माण हो कि दूसरी बार जब कभी आपदा आए तो कम से कम हानि होने के चांस हो, आशंका हो। तो ये हम आपदा प्रबंधन में पढ़ते हैं। अगला है धारा 2 उपधारा के। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति क्या होगी। फिर इसी प्रकार धारा 2 उपधारा इसकी क्यू है। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन के बारे में बताया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है केंद्र में, इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य में भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। तो ये किस में परिभाषित किया गया है? इसको 2 की धारा क्यू में। अब इसी प्रकार आते हैं, अगली धारा है आपदा प्रबंधन की धारा 3 क्यू। इसमें एनडीएमए की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अभी आप लोगों ने अगर लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यही प्रश्न पूछा था कि एनडीएमए की स्थापना यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो स्थापना है वो किस धारा के तहत की गई है? तो किस धारा के तहत की गई है? एनडीएमए एक्ट के तहत धारा 3। फिर अगला है धारा 3 सबसेक्शन 2। धारा 3 सबसेक्शन 2 इसमें संरचना के बारे में बात करता है। किसकी संरचना? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या है? एक अध्यक्ष होगा और इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? सदस्य कितने भी हो सकते हैं लेकिन 9 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, तो धारा 3 की उपधारा 2 के तहत एनडीएमए की संरचना के बारे में बताया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम इसमें 9 सदस्य हो सकते हैं। फिर धारा 3 की उपधारा 3 है, इसमें उपाध्यक्ष के बारे में बात किया जाता है। इस धारा में इसके बारे में बात करता है, उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। और उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अध्यक्ष, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा ये नामित व्यक्ति होता है उपाध्यक्ष। किसका? एनडीएमए का। फिर आ जाते हैं, अगली धारा है धारा 3 की उपधारा 4। इसमें एनडीएमए की जो सेवा शर्तें हैं यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी पदावधि क्या होगी, उनके वेतन क्या होंगे, उनके भत्ते क्या होंगे, उनके कार्य करने की शैली क्या होनी चाहिए, ये सब किसके बारे में बताया गया है? धारा 3 की उपधारा 4 में ये बताया गया है। अब अगला हम पढ़ते हैं धारा 6। धारा 6, तो धारा 6 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। तो इसके कार्य क्या होंगे और जिम्मेदारियां क्या होंगी? तो एनडीएमए सबसे पहले आपदा के पहले के इसके कुछ कार्य होते हैं कि आपदा के पहले हमें क्या करना है ताकि कम से कम प्रभाव हो किसी आपदा का। फिर अगर आपदा आ गई है तो उस समय हमें क्या करना है आपदा के दौरान अर्थात। और फिर आपदा अगर आई है तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो इसके लिए एक सिद्धांत भी है बिल्ड बैक बेटर, यानी कि ऐसी संरचना का निर्माण करें पुनर्निर्माण करें जो अगर दोबारा कभी आपदा आए तो उससे मिनिमम कम से कम जान और माल की हानि हो। अगला है धारा 7।
धारा 7 ये क्या करता है, किसके बारे में बात करती है? एनडीएमए द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, इसके बारे में। धारा 7 में ये कहा गया है कि एनडीएमए द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और इसमें कौन होगा इसका सदस्य? इसमें विशेषज्ञ होंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित, आपदा के प्रबंधन से संबंधित, और अनुभवी व्यक्ति होंगे। ठीक है, अगला है धारा 8। धारा 8 उपधारा 1, इसमें एनडीएमए की सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। यहाँ क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, परिभाषा की बात वहाँ कर रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति क्या होगी, लेकिन उसका गठन किस धारा के तहत किया जा रहा है? तो वो धारा है 8 और उपधारा उसकी 1। फिर आगे है धारा 8 की उपधारा 2 और इसकी उपधारा का कह सकते हैं, या आप इसको ए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए। तो इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन से संभावित मंत्रालय का सचिव इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। किसका? NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का जो अध्यक्ष होता है वह आपदा प्रबंधन से संबंधित मंत्रालय अर्थात गृह मंत्रालय। आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के तहत आता है या किस मंत्रालय का कार्य है? आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय का कार्य है। तो गृह मंत्रालय का जो सचिव होता है वह NEC का अध्यक्ष होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं धारा 10। यह नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के कार्यों के बारे में बात करता है, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है। फिर धारा 14 की धारा 1, इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के बारे में बात करता है। जैसे अभी हमने बताया कि धारा 3 अभी पूछी गई थी कि एनडीएमए की स्थापना किस धारा के तहत की गई है। एनडीएमए एक्ट की किस धारा के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो धारा 3 थी। अब ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, कि धारा 14(1) के तहत या 14 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। फिर आगे है धारा 14(2), इसमें संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है? संरचना। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है, और अधिकतम इसमें 9 सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर धारा 14(5), एक बात याद रखिए कि हम पूरे अधिनियम को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आप इतना कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके सभी प्रश्न जो आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित होंगे वो एग्जाम में आप करने के लिए सक्षम होंगे, वो पर्याप्त है। तो धारा 14 की धारा 5, इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शर्तें हैं, पदावधि, वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। फिर आ जाते हैं धारा 17। धारा 17 में क्या है? इसी के लिए, किसके लिए? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, इसके बारे में ये बात कर रहा है। फिर धारा 18 है किसकी? एनडीएमए एक्ट की धारा 18, इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बात कर रहा है। फिर आ जाते हैं धारा 20 सेक्शन इसकी 1, इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी, SEC। अभी हमने बताया था ऊपर कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा उसकी सहायता के लिए
भी एक समिति गठित की जाएगी, राज्य कार्यकारी समिति, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति के भी किसके लिए, राज्य एसडीएमए यानी कि एसडीएमए की सहायता हेतु भी एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। अब आ जाते हैं धारा 20 शब्द, इसकी धारा 20 सबसेक्शन 2 और उसकी उपधारा का या ए, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए। इसमें मुख्य सचिव, जो राज्य का मुख्य सचिव होता है, वह इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार एसडीएमए का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है, और राज्य कार्यकारी समिति का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का मुख्य सचिव। अब हम पढ़ते हैं धारा 22 के बारे में। राज्य आपदा, जो धारा 22 है एनडीएमए एक्ट की, वो राज्य कार्यकारी समिति के कार्यों के बारे में बात करता है। गठन का किस में है उल्लेख, गठन का है 20(1) में उल्लेख, और जबकि इसके कार्यों का उल्लेख किस में है, इसके कार्यों का उल्लेख धारा 22 में है। अब ये भी वही, आपदा के पहले क्या करना है, आपदा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, और आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये सलाह देता है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा, अभी हमने पढ़ा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर पढ़ा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और अब हम पढ़ते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये इसका गठन किस में होता है, धारा 25 के तहत होता है। तो धारा 25(1) में किसका उल्लेख है, धारा 25 की उपधारा 1 में राज्य सरकार हर जिले में डीडीएमए बनाएगी। डीडीएमए मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगी। इसकी जो संरचना है, संरचना का उल्लेख किसमें किया गया है, 25 यानी कि धारा 25 की उपधारा 2, इसमें संरचना के बारे में बात करता है। डीडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो जिले का जिलाधिकारी होता है। फिर आगे बात करते हैं, धारा 30 है। धारा 30 जिला प्राधिकरण यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नीचे एक जो संस्था होती है, कौन सी, डीडीएमए, इसके कार्यों के बारे में बात करता है। ये किस में उल्लेख है, धारा 30 में। फिर धारा 31 एनडीएमए एक्ट, धारा 31, इसमें जिला योजना के बारे में बात करता है। आपको ये सीधे सीधे याद होना चाहिए कि धारा 31 में क्या है, जिला योजना, क्या है, जिला योजना। फिर आते हैं हम जिला योजना में क्या है कि इसमें हर जिले के लिए आपदा प्रबंधन की एक योजना बनाई जाएगी। जिला प्राधिकरण स्थानीय निकायों से परामर्श लेकर और राष्ट्रीय व राज्य योजना के अनुसार यह योजना वो तैयार करेगा। इसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें शामिल होता है वे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं उनकी पहचान किया जाए, निवारण और शमन के उपायों पर चर्चा की जानी है, उनके लिए एक योजना बनानी है। आपदा के समय अपनाए जाने वाले उपाय कौन कौन से होने चाहिए, इस पर चर्चा की जानी है, इस पर उनको एक योजना बनानी है। फिर बचाव, राहत, संसाधन, संचार और सूचना व्यवस्था से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। और यह योजना हर वर्ष क्या की जाती है, अद्यतन की जाती है, अपडेट की जाती है। और योजना की प्रतियां जो आपदा से संबंधित होते हैं उन विभागों को और राज्य प्राधिकरण को दी जाती है। तो ये किस्म के अंतर्गत आता है, धारा 31 के अंतर्गत आता है। फिर है धारा 34। धारा 34 में जो जिला प्राधिकरण है यानी कि डीडीएमए,
इसकी शक्तियों, कर्तव्य एवं कार्यों के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? कार्यों के। और शक्तियाँ, तो क्या है इसकी शक्तियाँ? संसाधनों का उपयोग और निकासी के निर्देश दे सकती है, प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन और प्रवेश को नियंत्रित कर सकती है, भंडार की जांच, तलाशी और जब्ती कर सकती है, आश्रय, भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, संचार व्यवस्था स्थापित करना और आवश्यक सेवाएं बहाल करना, ये सारे काम इससे संबंधित हैं। किससे? शक्तियां एवं कार्य से। फिर आगे आते हैं, जो सबसे नीचे स्तर पर, यानी कि सबसे निचले स्तर पर जो आपदा प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरण होता है वो स्थानीय प्राधिकरण होता है, ग्राम स्तर पर है। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, किसके, कि ये कैसे कैसे क्या होता है, तो सबसे ऊपर होता है NDMA। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे ऊपर होता है NDMA। फिर इसके नीचे कौन होता है? SDMA। फिर कौन इसके नीचे होता है? DDMA। और अब इसके नीचे कौन आ जाएगा? लोकल बॉडीज के स्तर पर। किसके? लोकल बॉडीज, या कह सकते हैं स्थानीय स्तर, या विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको हम इस तरह से कहते हैं। तो 4 स्तर पर भारत में आपदा के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। ठीक है, अब आगे जो हम बात करते हैं, तो इसका कार्य क्या है कि ये जो जिला प्रबंधन, यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उसके अनुसार ये कार्य करती है। इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इसका उल्लेख NDMA एक्ट की धारा 41 के तहत किया गया है। किस में किया गया है? 41 में किया गया है। 41 में। अब हम आ जाते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी स्थापना किसके तहत की गई है? NDMA एक्ट की धारा 42 के तहत। कार्य क्षेत्र इसका क्या है? यह NDMA के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बारे में और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। धारा है ये 42 है। तो धारा 42 में क्या है? इसमें इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं कि स्थापना केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी। संस्थान के सदस्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं उनकी पदावधि, सेवा शर्तें व नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कार्य है वो NDMA के, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार ही क्या क्या काम करता है? शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। ठीक है, यह केंद्र सरकार क्या करती है? स्टाफ की व्यवस्था कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। NDRF का गठन, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स, इसका गठन धारा 44 के तहत किया गया है। धारा 44 के तहत NDRF का गठन किया गया। तो इसकी एक धारा है, महत्वपूर्ण धारा है, धारा 44 की उपधारा 1, गठन इसके तहत है। तो आपदा या उसकी आशंका में विशेष बचाव हेतु
किसका गठन किया जाता है? एनडीएमए का गठन किया जाता है। आपदा या उसकी आशंका में विशेष बचाव हेतु एनडीआरएफ का गठन किया जाता है। धारा 44 की उपधारा 2 में क्या है? इसकी संरचना के बारे में बात करता है कि इसका गठन जो होता है एनडीएमए के तहत एनडीआरएफ का प्रमुख कौन होता है? महानिदेशक होता है, जिसे डायरेक्टर जनरल कहते हैं। और अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ में वर्तमान में कुल 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 16 बटालियन है। इनका गठन CAATF अर्धसैनिक जो बल होते हैं उन्हीं से प्रतिनियुक्ति पर इन बटालियंस में कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। देश भर में अगर हम वर्तमान में देखें तो एनडीआरएफ के 28 क्षेत्रीय मोचन केंद्र यानी कि रीजनल रिस्पांस सेंटर हैं। और आपको ये भी बात याद रखना चाहिए कि प्रत्येक जो बटालियन होती है, हमने अभी पढ़ा कि टोटल बटालियन कितनी है? 16, और प्रत्येक बटालियन में कितने? 1149 कर्मी, मतलब एक बटालियन में 1149 कर्मचारी होते हैं। और ये जो 1149 कर्मी होते हैं ये 18 टीमों में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या कि एनडीआरएफ का नियंत्रण और पर्यवेक्षण जब पूछा जाए तो कौन करता है? किसके पास होता है? वो होता है एनडीएमए के पास। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स फंड। इसका गठन किस धारा के तहत किया गया है? धारा 46, एनडीएमए एक्ट की धारा 46 के तहत। 46 एक किसके बारे में बात करता है? यह स्थापना, किसकी स्थापना? राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि। यह केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा इसका निर्माण, इसका गठन किया जाता है। तो हमने एनडीएमए एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ा है। अभी इसका हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम इस एक्ट को संपूर्णतः कवर कर लेंगे, और इससे होगा ये कि आप लोगों के जो लोअर पीसीएस में आने वाले प्रश्न हैं वो पूरे इससे हो जाएंगे। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को हमने नहीं छोड़ा है, जितना आवश्यक है उतना इसमें कंप्लीट है। ठीक है, धन्यवाद।